पीएम की 3 दिवसीय यूरोप विजिट का आज आखिरी दिन है। बता दें कि पीएम आज डेनमार्क में सेकेंड इंडो नॉर्डिक समिट में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। नॉर्डिक देश भारत के सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलीकरण और इनोवेशन में अहम भागीदार है। राजस्थान के जोधपुर में सिर्फ एक झंडा लगाने पर विवाद हुआ है। मामले में अब तक 97 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं डिप्टी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। यहां पर छोटी बड़ी घटना पर पैनी नजर रखी जा रही है। 10 इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,205 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 31 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या देश में 19,509 पर है। वहीं कल देश में 2,568 कोरोना के मामले सामने आए थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवोवैक्स टीके की कीमत में भारी कटौती की है। एसआईआई ने हर खुराक की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी है। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। वहीं 12 से 17 साल की उम्र वालों के टीकाकरण के लिए कोवोवैक्स के कोविन पोर्टल पर सोमवार को ही शामिल किया गया है। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि अब कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को ट्विटर इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदने के बाद से एलन मस्क चर्चा में बने हुए हैं। पीएम की 3 दिवसीय यूरोप विजिट का आज आखिरी दिन है। पीएम आज डेनमार्क में सेकेंड इंडो नॉर्डिक समिट में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन भी शामिल हैं। बता दें कि नॉर्डिक देश भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलीकरण और इनोवेशन में अहम भागीदार है। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलने के लिए पेरिस जाएंगे और उन्हें बधाई देंगे। मैक्रों ने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति के चुनाव में दोबारा जीत हासिल की है। इसके साथ ही दोनों ही नेता इंडो फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अगले लेवल पर ले जाने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने विला सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को चलो भारत का नारा दिया। पीएम ने कहा कि दुनिया में रह रहा हर भारतवासी अगर 5 गैर भारतीयों को घूमने के लिए भारत भेजने का काम करेगा तो भारत दुनिया का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन जाएगा। पीएम का कहना है कि कोरोना की वजह से बहुत समय तक सभी की जिंदगी एक तरह से वर्चुअल मोड पे ही चल रही थी। पिछले साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने हमें भारत में स्वागत करने का अवसर मिला। भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए वो अपने कर्म भूमि और उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। अनेक बार जब मेरे विश्व नेता से मुलाकात होती है तो वो अपने देश में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे गर्व से बताते हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग को रोके जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि डेनिस पीएम के साथ बैठक में इस युद्ध के मसले पर भी चर्चा हुई है और दोनों ही देशों का यही मानना है कि रूस और यूक्रेन को बातचीत कर और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान करना चाहिए। कर्नाटक की एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर पलटवार कर सकता है। भारत अमेरिका और इजराइल की तरह ही जवाब दे सकता है। शाह ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र भी किया। महाराष्ट्र में आज लाउडस्पीकर विवाद गहरा सकता है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अपील की है कि आज अगर आप लाउडस्पीकरों को से अजान बजते हुए सुनते हैं तो उन्हीं जगहों पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा भी बजाएं। इसके बाद राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से सुर्खियों में आने वाले राज ठाकरे पर एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। राज ठाकरे पर दर्ज हुए मामले पर शिवसेना के नेता संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ऐसे भड़काऊ भाषणों पर इस प्रकार के एक्शन हो जाते हैं। इस तरह के मामले पूरे देश में दर्ज होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में बाहर से लोगों को यहां लाकर दंगे भड़काने की कोशिश चल रही है। राजस्थान के जोधपुर में सिर्फ एक झंडा लगाने पर विवाद हुआ। मामले में अब तक 97 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। डिप्टी और एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं। हर छोटी बड़ी घटना पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। वहीं 10 इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है।
जोधपुर में भी कर्फ्यू जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हुए हैं। यहाँ पर एक डिप्टी एसपी, एक एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर और सभी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। जोधपुर एडीसीपी रघुनाथ गर्ग ने ये जानकारी दी है। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा वाले इलाकों में अगले 2 दिनों तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं होनी है वो स्कूल खुलेंगे। बता दें कि जोधपुर डीएम हिमांशु गुप्ता ने इसकी जानकारी साझा की। शहर में ईद से पहले सोमवार रात को 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत याचिका पर कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। राणा दंपति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवोवैक्स टीके की कीमत में भारी कटौती की है। हर खुराक की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी गई। इसमें टैक्स शामिल नहीं है। बता दें कि 12 से 17 साल की उम्र वालों के टीकाकरण के लिए कोवोवैक्स को कोविन पोर्टल पर सोमवार को ही शामिल किया गया है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,205 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 31 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,509 पर है। वहीं कल देश में 2,568 कोरोना के मामले आए थे। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर यहां 1,414 नए केसेस सामने आए हैं, तो वहीं 1,171 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस दौरान संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या दिल्ली में 5,986 पर है, जिनका इलाज जारी है। दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 182 नए केसेस की पुष्टि की गई है और एक मरीज की मौत भी दर्ज हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में 193 केस, हरियाणा में 505 केस और केरल में 386 मामलों की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 26 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 13 लोग डिस्चार्ज भी किए गए। वहीं एक भी मरीज की मौत दर्ज नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या इस वक्त 203 पर है। वहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब तक 11,78,47,475 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। छत्तीसगढ़ में रोजाना कोरोना के 5 से 6 नए मरीज सामने आ रहे हैं। 24 जिलों में बीते 3 दिन में कोई भी नया मरीज नहीं मिला है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 41 है। वहीं पिछले 3 दिनों में किसी भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना की रफ्तार स्थिर है। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में लगी आग अभी भी कुछ जगहों पर जारी है, जैसे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं के स्थानीय ने बताया कि आग की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दमकल के लोग आग बुझा रहे हैं, लेकिन अब तक आग बुझाई नहीं जा सकी है। नेता इस हटाने की बात जरूर करते हैं, लेकिन अब तक इसे हटाया नहीं जा सका है। भोपाल के मारवाड़ी रोड के बैंक ऑफ इंडिया में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। भारतीय उच्च आयोग ने बताया कि भारत ने कर्ज में डूबे श्रीलंका को इस साल करीब 23,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। श्रीलंका आजादी के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि अब कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा मुफ्त रहेगा। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदने के बाद से ही एलन मस्क चर्चा में बने हुए हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सतत विकास का लक्ष्य किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, इसलिए हम अगली पीढ़ी के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, सबसे गरीब और कमजोर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ पैसे बनाने और निवेश पर लंबी अवधि के रिटर्न कमाने के लिए नहीं है। ये आंकड़े और पैसे के बारे में नहीं है, ये लोगों के बारे में है। ये उन्होंने समान तरीके से उच्च गुणवत्ता, भरोसेमंद और टिकाऊ सेवाएं प्रदान करने के बारे में है। पीएम मोदी ने कहा कि 2.5 साल से कम समय में CDRI ने महत्वपूर्ण पहल की है और बहुमूल्य योगदान दिया है। पिछले साल COP26 में शुरू की गई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रिसाइलेंट आइलैंड स्टेटस पहले छोटे द्वीप देशों के साथ काम करने की हमारी प्रतिबद्धता की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। पीएम की 3 दिवसीय यूरोप विजिट का आज आखिरी दिन है। पीएम आज डेनमार्क में सेकेंड इंडो नॉर्डिक समिट में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में डेनमार्क के अलावा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। नॉर्डिक देश भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन में अहम भागीदार है।
पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मिलने के लिए पेरिस जाएंगे और उन्हें बधाई देंगे। मैक्रों ने हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में दोबारा जीत हासिल की है। इसके साथ ही दोनों ही नेता इंडो फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को अगले लेवल पर ले जाने पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करने के लिए वेला सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को चलो भारत का नारा दिया। पीएम ने कहा कि दुनिया में रह रहा हर भारतवासी अगर 5 गैर भारतीयों को घूमने के लिए भारत भेजने का काम करेगा तो भारत दुनिया का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन बन जाएगा। पीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से बहुत समय तक सभी की जिंदगी एक तरह से वर्चुअल मोड पे ही चल रही थी। बीते साल जैसे ही आवाजाही मुमकिन हुई तो प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सन पहले राष्ट्राध्यक्ष थी जिनका हमें भारत में स्वागत करने का मौका मिला। ये भारत और डेनमार्क के मजबूत होते संबंधों को दिखाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए वो अपनी कर्म भूमि और उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। अगले अनेक बार जब मेरे विश्व नेताओं से मुलाकात होती है तो वो अपने देश में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे गर्व से बताते हैं। कर्नाटक की एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर पलटवार कर सकता है। भारत अमेरिका और इजराइल की तरह ही जवाब दे सकता है। शाह ने पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र भी किया। सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राणा दंपति को जमानत दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा दोबारा किया तो जमानत रद्द हो जाएगी। इसके अलावा वो सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। महाराष्ट्र में आज लाउडस्पीकर विवाद गहरा सकता है। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अपील की है कि अगर लाउडस्पीकर से अजान बजते हुए सुनते हैं तो उन्हीं जगहों पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। इसके बाद राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महाराष्ट्र में चल रही लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा विवाद के बीच राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से सुर्खियों में आने वाले राज ठाकरे पर एक मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। जोधपुर हिंसा मामले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तो वहीं लगभग 13 एफआईआर भी दर्ज की गई है। हर छोटी बड़ी घटना पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं 10 इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया गया है। जोधपुर में अभी स्थिति नियंत्रण में है। वहीं कमिश्नर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जोधपुर में कर्फ्यू जारी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। यहां पर एक डिप्टी एसपी, एक एडिशनल एसपी, इंस्पेक्टर और सभी रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। जोधपुर एडीसीपी रघुनाथ गर्ग ने ये जानकारी दी। राजस्थान के जोधपुर में हिंसा वाले इलाकों में अगले 2 दिनों तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिन स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं होनी है वो स्कूल खुले रहेंगे। बता दें कि जोधपुर डीएम हिमांशु गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। वहीं शहर में ईद से पहले सोमवार रात को 2 समुदायों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवोवैक्स टीके की कीमत में भारी कटौती की है। हर खुराक की कीमत 900 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी गई है। इसमें टैक्स शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि 12 से 17 साल की उम्र वालों के टीकाकरण के लिए कोवोवैक्स को कोविन पोर्टल पर सोमवार को ही शामिल किया गया। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,205 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 31 लोगों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,509 पर है। वहीं कल देश में 2,568 कोरोना के मामले सामने आए थे। दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,414 नए कोरोना मरीज मिले हैं तो वहीं 1,171 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। इस दौरान संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,986 पर है, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 182 नए केस सामने आए हैं तो वहीं एक मरीज की मौत दर्ज की गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में 193 केस, हरियाणा में 505 केस और केरल में 386 मामले सामने आए। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 26 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 13 लोग डिस्चार्ज भी हुए। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 203 पर है। वहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब तक 11,78,47,475 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में रोजाना कोरोना के 5 से 6 नए मरीज मिल रहे हैं। 24 जिलों में बीते 3 दिन से कोई भी नया मरीज हालांकि नहीं मिला है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या की बात करें जो 140 है। वहीं पिछले 3 दिनों में किसी भी मरीज की मौत दर्ज नहीं की गई। ऐसे में कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना की रफ्तार स्थिर है। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में लगी आग अभी भी कुछ जगहों पर जारी है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही है। एक स्थानीय ने बताया कि आग की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं दमकल के लोग आग बुझाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। नेता इसे हटाने की बात जरूर करते हैं, लेकिन ये लैंडफिल अब तक नहीं हटा है।
भोपाल के मारवाड़ी रोड के बैंक ऑफ इंडिया में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। भारतीय उच्च आयोग ने बताया कि भारत ने कर्ज में डूबे श्रीलंका को इस साल करीब 23,000 करोड़ रुपए की मदद दी है। श्रीलंका आजादी के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा। एलन मस्क ने ट्वीट पर कहा है कि अब कमर्शियल और सरकारी यूजर्स को ट्विटर इस्तेमाल करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर हमेशा की तरह ये मुफ्त रहेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर खरीदने के बाद से ही एलन मस्क लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल का विधानसभा स्तरीय दौरा आज से शुरू हो गया है। दौरे पर रवाना होने से पहले उन्होंने विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को लेकर कहा कि राजनीतिक दल 24 घंटे काम करते हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं की समीक्षा लगातार होती रहती है। दौरे को चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। हैदराबाद में वो कई स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। साथ ही रात्रि विश्राम भी वहीं करेंगे। सीएम शिवराज रात 8:30 बजे भोपाल से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। दतिया में आज मां पीताम्बरा की जयंती पर गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर मां पीताम्बरा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं कार्यक्रम में सीएम शिवराज, राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी सम्मिलित होंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इस बीच रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि नक्सल मुक्ति के लिए केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत के हिसाब से छत्तीसगढ़ को राशि मिलती है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, जहां पर उन्होंने बाबा महाकाल से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की पुरानी पेंशन बहाली के बयान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया कि शिवराज सरकार किसान और कर्मचारी हितैषी सरकार है। कांग्रेस के झूठे वादों से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब कर्मचारी खुद कांग्रेसियों को घर बैठाकर पेंशन देंगे। अक्षय तृतीया के मौके पर बलौदाबाजार जिले में माटी पूजन दिवस मनाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने भूमि पूजन कर बीजों का रोपण किया। इस दौरान किसानों को जैविक वर्मी कंपोस्ट खाद का वितरण भी किया गया। साथ ही किसानों को जैविक खाद का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। खरोड़ा में अक्षय तृतीया के मौके पर गुड्डी गुड़ियों की शादी आयोजित की गई। छोटे बच्चों ने अपनी टोली के साथ गुड्डा गुड्डी का व्यवहार रचाया। इसमें बड़ों ने भी साथ निभाया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भी हिस्सा लिया। कहा जाता है कि अक्षय पर्व पर शादी की रस्म अक्षय संबंधों का गठजोड़ होता है। बिलासपुर में अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती और ईद के मौके पर 7 गरीब लड़कियों का विवाह कराया गया। सीनियर कांग्रेस नेता अनिल टाह ने अपनी पत्नी शोभा टाह के पुण्य स्मृति में निर्धन कन्याओं का विवाह करवाया। इस मौके पर विधायक शैलेश पांडे भी शामिल रहे। एमपी में 21 मई को कांग्रेस विधायक दल की बैठक रखी गई। इसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह करेंगे। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन महामंत्री के बदलाव के बाद अब 3 नए सह संगठन मंत्रियों की तैनाती जल्द की जाएगी। इन महामंत्रियों की तैनाती को अंतिम रूप नागपुर में संघ पदाधिकारियों और बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की बैठक के बाद दिया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रशासनिक कसावट लाने के लिए एक बार फिर से विभागीय समीक्षा करेंगे। विदेश प्रवास से लौटने के बाद यह सिलसिला जून के पहले पखवाड़े से शुरू होगा। इसमें विभागों को पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के पालन की मैदानी स्थिति पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए जन अभियान परिषद समेत संस्थाओं से जानकारी भी जुटाई जाएगी। खरगोन में आज कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे यानी कि 11 घंटों की छूट मिली है। इस दौरान सभी बाजार और दुकानों को खोलने की अनुमति भी है। साथ ही पेट्रोल पंप को भी खोल दिया गया है। वहीं परिवहन भी चालू कर दिया गया है, लेकिन धार्मिक स्थल अभी भी बंद है। रायगढ़ में कारखाना अधिनियमों की अवहेलना करने पर श्रम न्यायालय ने जिले के 6 उद्योगों पर 5.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दरअसल उद्योगों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले औद्योगिक संस्थानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं बीते दिनों जिले के सभी 6 उद्योगों में अलग अलग हादसे हुए थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। जगदलपुर के बचेली में ट्रेन रद्द होने पर यात्रीगण लगातार परेशान हैं। हालात ये है कि ट्रेन की कैंसिल होने पर यात्रियों को सूचना तक नहीं मिल पा रही। वहीं रेलवे की तरफ से ये बताया जा रहा है कि 3 से 7 तारीख को इस रूट में मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। मेंटेनेंस होने के बाद नियमित रूप से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा।
ओरछा के तरीचुर कला में बिजली विभाग के लाइनमैन के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये मारपीट बिजली बिलों की खामी को लेकर की गई है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। गुना जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र के जोगीपुर बने टोल प्लाजा पर विवाद के बाद कुछ लोगों ने टोल कर्मियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें करीब 6 लोग घायल हुए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। रायपुर में लिफ्ट कारोबारी मनोज मेश्राम हत्याकांड के मामले में आरोपी अब तक फरार है। अब आरोपियों के फरार होने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लिफ्ट कारोबारी से मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं उसके बेटे से भी आरोपियों ने मारपीट की थी। कवर्धा सिटी कोतवाली क्षेत्र के सरीखा में एक शख्स ने धारदार हथियार से 2 लोगों पर हमला किया। दरअसल आरोपी अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था, तभी पड़ोसियों ने उसे मारपीट करने से मना किया, जिससे नाराज होकर उसने उन्हीं पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजिम के गोबरनवापारा में दुकान के गले में रखे 50,000 रुपए 3 चोरों ने साफ कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं वीडियो में 3 चोर चोरी करके भागते नजर आ रहे हैं। वहीं चोरी के बाद पुलिस ने चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद बलौदाबाजार पुलिस चिटफंड कंपनी के खिलाफ शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में भाटापारा शहर थाना की पुलिस टीम ने 2 चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर्स को गिरफ्तार किया। चिटफंड मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कटनी में स्मैक के अवैध कारोबार करने वाले एक युवक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके पास से 50 ग्राम स्मैक भी जब्त की गई, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। भिंड में 27 अप्रैल को सिलेंडर ब्लास्ट में घायल हुए गोदाम मालिक के बेटे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक का इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। घरेलू सिलेंडर से कमर्शियल सिलेंडर भरने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। वहीं फूड विभाग ने मौके से 8 सिलेंडर बरामद किए। बालोद के मंगचुआ थाना इलाके में छोटे भाई ने शराब पीने और आए दिन विवाद करने से तंग आकर बड़े भाई की हत्या कर दी और अपनी पत्नी की मदद से लाश को घर के बाहर तालाब में दफनाकर गांव से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बालोद थाना क्षेत्र के खैरातराई गांव के खेत में पेड़ पर दंपति की लाश लटकी मिली। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं बताया जा रहा है कि दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमतरी के रुद्री बैराज में कूदकर एक व्यक्ति ने खुदकुशी की। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान गोकुलपुर पिंक सिटी निवासी किशोर गुप्ता के रूप में हुई है। फिलहाल खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया है। रायपुर के खमारी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में 4 लोग सवार थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की है। हाटापटेरा मार्ग के गाताकुंडिया गांव में 2 कारों में भिड़ंत हुई है। हादसे के बाद एक कार में आग लग गई, जिससे 4 लोग घायल हुए। वहीं घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। कवर्धा के निवाड़ी के पास जल संसाधन विभाग के शासकीय वाहन ने एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी और अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता सहित 3 अन्य स्टाफ घायल हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुरैना के चंबल नदी में 3 बच्चों की डूबने के मामले में 5 दिन बाद भी एक लड़की का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची तो ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही शव को तलाशने का प्रयास किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश के बाद भी टीम नहीं भेजी गई। जबलपुर के मेड़ी गांव में खेत में काम कर रहे 3 लोगों पर एक तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे एक महिला और बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। वही घटना के बाद वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। बालोद जिले में जंगल के आसपास के गांव में आवारा कुत्ते वन प्राणियों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। आवारा कुत्तों के नोचने से घायल हुए एक चीतल की मौत हुई है। वहीं बंदराकूना के पास कुत्तों ने चीतल को घेर कर नोचा था, जिसे बुरी तरह से घायल अवस्था में वन विभाग ने लाया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जबलपुर के शाहपुरा तहसील कॉलोनी गांव में बाल विवाह का मामला सामने आया है। यहां पर एक 15 साल की नाबालिग की शादी करवाई जा रही थी। तभी सूचना पर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने शादी को रुकवाया और दोनों पक्ष को जमकर फटकार लगाई। वहीं आयोजकों पर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। बिलासपुर के हिर्री बिल्हा और कुर्रन क्षेत्र में बाल विवाह का मामला सामने आया। चाइल्ड लाइन की सूचना पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और 3 नाबालिगों के घरों पर दबिश देकर उनका बाल विवाह रुकवाया। भिलाई इस्पात संयंत्र में आयरन की मात्रा अब कम हो चुकी है, जिसकी वजह से युवा रोजगार को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने रेलवे के साथ साथ स्वयं आगे आकर इसमें प्रभावित हुए 177 लोगों को भिलाई में नौकरी देने का जिम्मा उठाया है, जिससे युवाओं को अब राहत है।
भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर जगदलपुर में सर्व ब्राह्मण समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। वहीं शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए मां दंतेश्वरी मंदिर के पास पहुंची, जिसके बाद महाआरती का आयोजन भी किया गया। डोंगरगढ़ में मारवाड़ी गौर ब्राह्मण समाज ने अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पूजा अर्चना के साथ शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अपना छठवां अवतार लिया था।